दोस्तों नमस्कार। आप सभी का द नेत्रा सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर मैं डीके उपाध्याय स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं कल आपको बताया था कि जब भी मुझे टाइम मिलता रहेगा करंट अफेयर या और सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं डेली आपके लिए जो एग्ज़ाम से संबंधित आपके लिए उपयोगी चीज़ें होंगी वो मैं लाता रहूँगा। तो कल मैंने आपको बताया था इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में, जो 2021 की रिपोर्ट 2022 में रिलीज हुआ था। और ये हर 2 साल पर रिलीज होने वाला एक रिपोर्ट है। और इस जो कल मैं बताया था उसी का मैं ब्रीफ दे रहा हूँ, एक बार फिर से समझ लेना। तो ये हर 2 साल पर एक बार रिलीज होता है। 1986 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था। 1986 में 1986 के बाद, इस एक्ट के आने के बाद 1987 से ये हर 2 साल पर रिलीज किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री के द्वारा, है ना, उन्हीं के द्वारा ये रिलीज किया जाता है। तो ये कल आपको बताया गया था और इससे संबंधित पीडीएफ भी ये तैयार कर लिया गया है। मैं एक व्हाट्सएप नंबर आपको दे दूंगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप पीडीएफ लिख के सेंड करेंगे। वो भी व्हाट्सएप नंबर मैं ही गवर्न करता हूँ, तो वो व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे कि सर ये वाला पीडीएफ चाहिए, तो मैं वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। आज जो हम आपके सामने आपसे आपके पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें आज पेश करने वाले हैं वो करंट अफेयर से संबंधित बातें हैं। इसमें इंडिया और वर्ल्ड दोनों का करंट अफेयर है। लगभग हर एक एग्जाम में, चाहे वो आप बीपीएससी दे रहे हो या यूपीपीएससी दे रहे हो या यूपीएससी दे रहे हो या कोई और वनडे एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो लगभग हर एग्जाम में वर्ल्ड और इंडिया के करंट अफेयर से संबंधित सवाल तो होते ही हैं। तो आज जो हमारा करंट अफेयर का मुद्दा है वो 2-3 विषय, 2-3 खास टॉपिक को रिलेट करके आज आपके सामने ये चीजें पेश की जा रही हैं। तो आज का जो पहला मुद्दा है मैं उसी से शुरू करता हूं, और उससे पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि इस नंबर पे ये देखिए 8076348733, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप से मैसेज करेंगे कि सर इस दिन का ये वाला पीडीएफ चाहिए, तो इस नंबर पे मैं वो पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। जो मैं हाथ से लिख रहा हूँ वो सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी नंबर पे आपको मैसेज कर देना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आज का जो पहला मुद्दा है, देखो आज के करंट अफेयर का हमारा पहला मुद्दा, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कोई इधर उधर की बात नहीं, हम तुरंत टू द पॉइंट बिना समय नष्ट किए आपको चीजें आप तक डिलीवर करेंगे। तो आज का जो पहला मुद्दा जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम से रिलेटेड है, इसका संबंध कोई मेंस से तो नहीं है। तो पहला मुद्दा जो है, देखो, पीएफसी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को भारत के एक महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अब महारत्न कंपनी क्या होती है, कैसे होती है, ये भी एक सवाल का मुद्दा है, लेकिन इतना कठिन और इतना डिटेल यूपीएससी के अलावा और कोई एग्जाम तो पूछता नहीं। तो मैं आपको ये काम दे रहा हूं, महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है, ये आप मुझे बताओगे। चाहे आप क्लास में मुझे बताइए या व्हाट्सएप करके बताइए या कमेंट के द्वारा बताइए, ये आपका होमवर्क है। ठीक है। देखो बेटा, अंतिम में तो एग्जाम आप ही को देना है, पढ़ाई आप ही को करनी है। तो मेरे टॉपिक तैयार करने से आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला। आप टॉपिक तैयार करोगे, एग्जाम आपका तभी निकलने वाला है। तो मैं क्लास में भी पढ़ाता हूं तो ज्यादातर आप ही से होमवर्क कराता हूं, आप करके लाते हो, आपका अच्छे से तैयार होता है। तो आज का जो होमवर्क है, आज के इस लेक्चर का, महारत्न कंपनियां प्राप्त करने का क्या क्या क्राइटेरिया होता है वो आपको बताना है। और मैं ये आपको ये खबर बता दे रहा हूं, तो महारत्न कंपनियां इस समय भारत में 11 है। और किसे नया दिया गया है? पीएफसी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को नया महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अब इसके साथ भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या हो गई 11, और 11 महारत्न कंपनियां यहां दी गई हैं। ठीक, 10 महारत्न कंपनियां यहां आपकी दी गई हैं और एक पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन देखो दी गई है। सेल है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, गेल, है ना, कोल इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, भेल और भारत पेट्रोलियम, ये महारत्न कंपनियां हैं भारत सरकार की। ये सब की सब पीएसयूज हैं।
PSUs का मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब जिसमें लगभग लगभग हिस्सा सरकार का होता है, इसी को कहा जाता है लोक उपक्रम, PSUs। क्लियर? तो आपका होमवर्क आप याद रखेगा। ये पहली आपकी खबर थी। आगे बढ़ते हैं। अगली जो बात है, मैं नोबेल पुरस्कार से संबंधित बातें आपको बता रहा हूं, जो वर्ल्ड न्यूज से संबंधित है। नोबेल पुरस्कार से संबंधित बातें, ये जो नोबेल पुरस्कार, ये 2021 का नोबेल पुरस्कार है। 2021 का नोबेल पुरस्कार से आपको कोई लेना देना नहीं है। आपके एग्जाम में अगर जो आने वाला भी होगा तो 2022 का आएगा। 2021 के नोबेल पुरस्कार को भी मैं यहां लिख दिया हूं और 2022 का भी है। तो देखो, नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र का और ये 2021 का है। अब 2022 की हम बात करते हैं, जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, उसी से मैं यहां आपको आपके स्क्रीन पे लगाया हूं। तो 2022 का नोबेल पुरस्कार इन 3 व्यक्तियों को मिला है। तो देखो, वेब बेरनाके ये कहाँ के हैं? यूएसए के हैं। यूएसए के हैं। और वेब बेरनाके ये जो यूएसए के हैं, ये यूएस फेडरल रिजर्व बैंक के पूर्व चीफ भी रह चुके हैं। डगलस डायमंड ये भी यूएस के हैं। फिलिप डिविग ये भी यूएस के हैं। ठीक है। इन तीनों ने क्या किया, इनको नोबेल पुरस्कार मिला। क्यों? तो इनका जो रिसर्च था, इनका रिसर्च देखो मैं यहां आपसे लिख दिया हूं, जिससे अगर जो इससे संबंधित भी आपके एग्जाम में सवाल आया तो भी आप कर ले जाओ। व्हाट्स बैंक रोल इन फिनेंशियल क्राइसिस, इस मुद्दे पर इन्होंने रिसर्च पेपर सबमिट किया और इसी के तहत इनको नोबेल पुरस्कार मिला। क्लियर? चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब इसी के साथ फिर से देखते हैं नोबेल पुरस्कार। फिर से वही फिजिक्स का नोबेल, ये 2021 का नोबेल है, 3 लोगों को मिला था। ठीक है। अब 2022 का नोबेल पुरस्कार की बात कर लेते हैं। 2022 जो आपके एग्जाम में आने वाला है, 2021 2022 में दोनों लगा दिया हूं, ये पीडीएफ आपको भेज दूंगा। 2022 का नोबेल पुरस्कार फिजिक्स का पहला मुद्दा ये आता है कि मिला किस पे। तो 2022 का नोबेल पुरस्कार क्वांटम इंटेंगलमेंट पर मिला। अब ये क्वांटम इंटेंगलमेंट होता क्या है? आप सुने होंगे बचपन में या अभी गांव वगैरह में सुनते होंगे कि लोगों को हिचकी आती है, तब वो लोग बोलते हैं कि यार कोई याद कर रहा है। इन्होंने इसी पर, इस टेलीपैथी पर रिसर्च किया। टेलीपैथी पर रिसर्च करने का क्या मतलब है? इन्होंने कहा कि एक कण ये, अगर एक कण ये है, इन दोनों, इससे अगर जो 2 कण अलग करो और ये 2 कण पृथ्वी के कहीं भी किसी कोने पर रहें, तो ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड रहेंगे, ये दोनों आपस में एक जैसी हरकत कर सकते हैं। इसे ही इन्होंने कहा क्वांटम इंटेंगलमेंट, मतलब इन दोनों का जुड़ाव रहेगा, चाहे एक यूके में रहे चाहे दूसरा ऑस्ट्रेलिया में रहे। इसी को तो हम पुराने जमाने में टेलीपैथी कहते थे। इस पर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो एलन एस्पेक्ट, जॉन ई कॉल्सर, एंटोन जिलिंगर, ठीक है। इन तीनों को, एक व्यक्ति फ्रांस का है, एक यूएस का और एक ऑस्ट्रिया का, इन तीनों को नोबेल पुरस्कार क्वांटम इंटेंगलमेंट पे मिला है। क्वांटम भी याद रखोगे तो भी मामला सही हो जाएगा। चलो 2022 का हो गया। ऐसे ही आपको नोट्स भी बनाना है। जब आप कॉपी में लिखा करो तो नोट्स भी ऐसे बना करो। 2021 का लिखे, एक पेज छोड़ दिए, 22 का लिखे, अब 23 का आने वाला है, 23 का भी उसमें ऐड कर लीजिएगा। ऐसे ही बार बार करंट अफेयर का नोट्स नहीं बनता। बार बार आप करंट अफेयर का नोट्स बनाओगे तो फिर वही हर बार किसी दूसरे के भरोसे पे आपको रहना पड़ेगा। आगे बढ़िए, फिर से देखिए बायोलॉजी, जैसे मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार, ये भी आपका देखिए 2021 का भी मैं लिख के लाया हूं और 2022 का आपको जरूरी है। 2022 का एक स्वीडिश जर्मन व्यक्ति हैं जिन्हें ह्यूमन एवोल्यूशन पे नोबेल मिला, स्वांते पाबो, इन्हें ही नोबेल पुरस्कार मिला। किस मुद्दे पर? ह्यूमन एवोल्यूशन पर। स्वीडिश जर्मन मतलब स्वीडन में पैदा हुए, जर्मनी में रह रहे थे, इन्हें नोबेल पुरस्कार 2022 का ह्यूमन एवोल्यूशन पर मेडिसिन क्षेत्र में मिला, जिसे हम बायोलॉजी भी कह देते हैं। अगला, फिर से अगली बात, शांति का नोबेल पुरस्कार, ये तो 2021 का है। जैसा कि मैंने 8 अक्टूबर 2021 को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। रूस के एक व्यक्ति थे, फिलीपींस की मारिया रेसा, इन दोनों को मिला। 2022 का नोबेल पुरस्कार, 2022 का नोबेल पुरस्कार शांति का देखो 3 लोगों को मिला। इसमें एक व्यक्ति हैं, ये जेल में बंद हैं,
ये जो व्यक्ति हैं ये जेल में बंद हैं, आलिस बिलियात्स्के, ये जेल में बंद हैं, बेलारूस की जेल में बंद हैं, क्योंकि ये रूस और बेलारूस के खिलाफ कुछ बोलते रहते हैं, तो ये जेल में बंद है, मतलब ये फ्री नहीं है। दूसरा क्या मिला, दूसरा किसको मिला, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल, रूस का ऑर्गेनाइजेशन है, एक सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये भी ऑर्गेनाइजेशन है यूक्रेन का। तो इन तीनों को संयुक्त रूप से 2022 का नोबेल पुरस्कार पीस का, शांति का मिला है। ये भी आपका मुद्दा हो गया। आगे अगली क्या खबर है, देखो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2021 का, ये मैं लिख दिया हूं, ये भी आपको पीडीएफ में दे दूंगा। अब 2022 की बात कर लेते हैं। 2022 का नोबेल पुरस्कार ये बर्टोजी जी, कार्लोनार बर्टोजी, मॉर्टेन मेल्डर, के बेरली शार्पलेस, एक यूएसए के हैं, दूसरे डेनमार्क के हैं, तीसरा यूएसए के हैं। इनको मिला 2022 का नोबेल पुरस्कार किस मुद्दे पर, केमिस्ट्री का, क्लिक केमिस्ट्री। अब ये कौन सा टर्म है क्लिक केमिस्ट्री, आप माउस समझ रहे होगे, माउस नहीं, माउस वाला क्लिक नहीं, सीट बेल्ट वाला क्लिक इन्होंने कहा, सीट बेल्ट वाला क्लिक, मतलब सेफ्टी से संबंधित ये क्लिक। तो आपको बस इतना याद रखना है, क्लिक केमिस्ट्री पर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। देसी भाषा में मैं आपको बताऊं तो किसी केमिकल बॉन्ड की बमिंग कर देना, खूब ज्यादा मात्रा में बौछार कर देना, जिससे, अब देखो इसमें इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा रिसर्च पे तो हमें जाना नहीं है कि हमें नोबेल पुरस्कार मिल जाए, लेकिन आपको जो मैं सीधा सीधा बात बताऊं तो अगर जो याद करने लायक बात है, बस क्लिक केमिस्ट्री ही याद रखो। और क्लिक केमिस्ट्री वो सिक्योरिटी वाला, बेल्ट वाली क्लिक, माउस वाला क्लिक से संबंधित नहीं है, आपको ये समझना है, ठीक है। तो क्लिक केमिस्ट्री पर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, ये 2022 का है। आगे फिर चल देते हैं, साहित्य का नोबेल। साहित्य का नोबेल ये 2021 का यहां लिखा है, अब्दुल रज्जाक गुरना, तंजानिया यूके के थे। 2022 की हम बात कर लेते हैं, फ्रांसीसी लेखिका है, इंडिया टीवी का हमने ये लगाया है, ठीक है। फ्रांसीसी लेखिका है एनी एर्नॉक्स, इन्होंने साहस संवेदनाओं का संगम, भाषा भी बहुत आसान है, एनी एर्नॉक्स को, इन्हें फ्रांसीसी लेखिका को लिटरेचर का, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक। ये 2022 की बात है। 2021 2022 मैंने आपको दोनों दिया है फिर से। इसके बाद अगली खबर मास क्यूरिक के लिए है। मास क्यूरिक पहली मलेरिया रोधी दवा मास क्यूरिक है। और मलेरिया कई ऐसे देश हैं जहां से मलेरिया पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, घोषित कर दिया गया है, और उन देशों की लिस्ट यहां दी गई 2021 में। चीन, एल सल्वाडोर, अर्जेंटीना, अल्जीरिया, श्रीलंका, मालदीव, उज्बेकिस्तान, इन देशों से मलेरिया खत्म घोषित कर दिया गया है WHO के द्वारा, ठीक है। भारत में खूब ज्यादा मलेरिया है, आपको भी पता, मास क्यूरिक के बारे में याद रखना है, ठीक है। और ये पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। अगला फूड सेफ्टी इंडेक्स, ये फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021 का है। पहली बात, इसे जारी कौन करता है, FSSAI, ये 2020-21 का है। आपको 20-21 से मतलब है नहीं, तो 2021-22 का फूड सेफ्टी इंडेक्स ये जारी कब हुआ, 2023 में जारी हुआ, शायद जून महीने में जारी हुआ, जून 2023 में जारी हुआ, इसे एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। जून 2023 में जारी हुआ। अब देखो इसे इशू कौन करता है, हाँ 7 जून 2023, देखो यहां मैं लिखा भी हूं, इशू के कौन करता है, FSSAI इशू करता है। इसमें इस समय टॉप रैंक पर तमिलनाडु, जिसका स्कोर 82 है, दूसरा गुजरात, तीसरा महाराष्ट्र, 15वें रैंक पे, अब 15-17 तक रैंक है, 15वें रैंक पे तेलंगाना, मतलब 16वें रैंक पे बिहार, 17वें रैंक पे आंध्रा, मतलब सबसे लास्ट में आंध्रा है। बड़े राज्यों में, बड़े राज्यों की बात हम कर रहे हैं, बड़े राज्यों की बात हम कर रहे हैं, बड़े राज्यों में सबसे लास्ट में तेलंगाना, और सेकंड लास्ट बिहार, और थर्ड लास्ट तेलंगाना है। और आप पिछली रिपोर्ट देखोगे तो सबसे लास्ट में बिहार था, और इस वाली रिपोर्ट में 2023 में जो रिपोर्ट आई 21-22 की, इसमें सेकंड लास्ट में बिहार है।
छोटे राज्यों में सबसे ज्यादा फूड सिक्योरिटी, स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में सबसे अधिक अच्छा परफॉर्मेंस गोवा, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर, दिल्ली और दादरा नगर हवेली। इससे संबंधित कुछ और बातें भी आपको लगाई गई हैं। ये स्टेट यूटी रैंक, ये मैं लिया हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट होती है, जो पीआईबी में निकलती है, वहीं से ये डाटा उठाया गया है। देखो, फूड सिक्योरिटी इंडेक्स फिनेंशियल ईयर 18-19 के बारे में दिया गया, फिर फिनेंशियल ईयर 19-20 के बारे में दिया गया, फिर 20-21 और 21-22 का जो मैं आपको बताया हूं। 20-21 में देखो टॉप पर कौन था? गुजरात, केरला, तमिलनाडु, गोवा, मेघालय, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, दिल्ली। अब 21-22 में तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, छोटे राज्यों में गोवा, मणिपुर, सिक्किम, यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़। सीधी बात, क्लियर? कौन जारी करता है, रैंक क्या है, ये भी आपके एग्जाम में एक आध बार पूछा गया है कि कौन टॉप पे है, कौन लास्ट में है। बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार की रैंक जान लें, यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो यूपी की रैंक जान लें। इस साल बिहार का रैंक सेकंड लास्ट है, पिछले साल इस वाले में लास्ट था, लास्ट 20 था बिहार का रैंक, इस वाले में सेकंड लास्ट 16वीं रैंक पे है। क्लियर? अगली खबर, अगली खबर ब्रिक्स के बारे में है। ब्रिक्स की मीटिंग हुई और ब्रिक्स की 15वीं मीटिंग हुई। पंद्रहवीं समिट हुई, और 15वीं समिट कहां हुई? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका कहां? जोहानिसबर्ग। जोहानिसबर्ग में इसकी मीटिंग हुई। देखो, साउथ अफ्रीका, यहां जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका। 22 अगस्त को 2023 को ये मीटिंग हुई। 22 अगस्त देखो यहां दिया गया है। और ये पांचों मुंडे लोग, ये ब्रिक्स के नेता हैं। ये ब्राजील के हैं, ये मतलब रूस के, ये फिर ये इंडिया के, BRIC चाइना के, S ये साउथ अफ्रीका के, ये ब्रिक्स के नेता है। मैं इनके आगे इनका नाम भी लिख दिया, ब्राजील, ठीक है, रूस, ये रूस के विदेश मंत्री हैं और सबके अध्यक्ष हैं। रूस के राष्ट्रपति इसमें भाग नहीं ले पाए थे। आपको पता है आजकल रूस यूक्रेन का झगड़ा चल रहा है, उसके नाते उनके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। तो ये मीटिंग हो रही थी साउथ अफ्रीका में, और साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मेंबर है, तो उसे गिरफ्तार करना पड़ सकता था। तमाम पॉलिटिकल डिलेमा हो जाता है, इसलिए वो मीटिंग में आए नहीं। ये सर्गेई लावरोव जो वहां के विदेश मंत्री हैं, वो मीटिंग में आए। तो 5 देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिससे संबंधित सवाल, चूंकि न्यूज में बहुत ज्यादा है, इससे संबंधित सवाल आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो इससे संबंधित पहली बात है, ब्रिक्स की एक ब्रीफिंग हिस्ट्री आप समझ लें। पहली बार 2001 में एक इंग्लैंड के अर्थशास्त्री थे और उनका नाम जिम ओ'नील था। देखो मैंने यहां लिखा है, जिम ओ'नील। इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया, गोल्डमैन सर्च रिपोर्ट पब्लिश किया। उन्होंने उस पेपर में ब्रिक का जिक्र किया, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना का जिक्र किया था अपने उस रिसर्च पेपर में, कि ये इमर्जिंग इकोनॉमी है, डेवलपिंग मतलब विकासशील देश ये इमर्ज हो रहे हैं, जो दुनिया के आगे अब नया नया तैयार हो रहे हैं। इन्होंने अपने पेपर में ये पहली बार 2001 में ओ'नील साहब ने, यूनाइटेड किंगडम के थे, इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने ऐसा कहा। अब उसके बाद 2006 में इन सभी देशों के फॉरेन मिनिस्टरों ने, विदेश मंत्री लोगों ने 2006 में आपस में मीटिंग की। 2006 के बाद फिर से जून 2009 में इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, ब्रिक। इसमें साउथ अफ्रीका को 2010 में शामिल कर लिया, और 2010 में शामिल होने के बाद साउथ अफ्रीका के ये ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। अब ये जो मीटिंग अभी हुई है, ये ब्रिक्स की 15वीं मीटिंग थी। 14वीं मीटिंग का अध्यक्ष भारत था, वो ऑनलाइन हुई थी। 13वीं मीटिंग भी कोविड काल में हुई थी, वो भी ऑनलाइन हुई थी, मतलब वर्चुअल हुई थी। ये 2-3 सालों के बाद साउथ अफ्रीका में पहली फिजिकल मीटिंग है। क्लियर?
और अफ्रीका इस समय फोकस है ब्रिक्स का। अब आपको बता दें ब्रिक्स के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन, इसे आपको हल्का फुल्का ख्याल रखना है, एग्जाम में आएगा इस बात की गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन हल्का ख्याल रखना है। ब्रिक्स पूरे विश्व के पॉपुलेशन का 42% होल्ड करता है। 30% विश्व के में एरिया 30% सिर्फ ब्रिक्स का है। जीडीपी 23% है। 18% लगभग ट्रेड व्यापार ब्रिक्स के अंदर ही होता है। पूरे वर्ल्ड का ये मैं बात बता रहा हूं। ब्रिक्स की कुछ पहल है। 2014 में ब्रिक्स की 6वीं समिट हुई। कहां? ब्राजील में। ब्राजील में कौन सा? एक पोर्ट पर, ऐसे ब्राजील का मैप है, ऐसे साउथ अमेरिका का मैप है बेटा, और आप देखोगे यहां आप देखोगे फोर्टलीजा एक जगह है ब्राजील में। फोर्टलीजा मीटिंग हुई और फोर्टलीजा में ब्रिक्स ने अपना एक बैंक स्टेब्लिश किया और उसका नाम दिया गया न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां है। दूसरा आप कमेंट करके आप मुझे बताएंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक का या न्यू डेवलपमेंट कितने रुपए या कितनी फंडिंग इसमें, कितने फंड इसमें हैं, कितने के फंड से न्यू डेवलपमेंट एस्टेब्लिश हुआ। दूसरा, आजकल ब्रिक्स में एक कुछ चीजें करंट्स में बड़ी न्यूज में चल रही हैं। करंट्स में क्या चल रही हैं? ध्यान से देखो। रूस यूक्रेन बेटा हुआ झगड़ा। रूस यूक्रेन के झगड़े के नाते रूस को इंटरनेशनल जो बैंकों की एक संगठन है, एक संस्था है स्विफ्ट, उसे बाहर कर दिया गया। रूस को बाहर कर दिया गया। तो ब्रिक्स के सभी देश समझ लीजिए एक अलर्ट मोड पे आ गए हैं कि भाई ऐसा किसी के साथ हो सकता है। तो स्विफ्ट के विकल्प के रूप में ब्रिक्स के देशों ने स्विफ्ट के विकल्प के रूप में एक नई व्यवस्था बनाने के लिए आपस में चर्चा शुरू कर दी है। अब आपको फिर से कमेंट के रूप में बताना है, या कमेंट के रूप में अपना बताएं, तभी कम से कम आप जान लें ये स्विफ्ट क्या है। और रूस को बाहर किया गया, किसी को अंदर किया जा रहा है, तो इससे उसका नुकसान फायदा क्या होता है, स्विफ्ट के बारे में जानने पता लगा कहां से आ जाए। बेटा जितना मैं कह रहा हूं, जितना मैं पढ़ा रहा हूं, उतना कर लोगे तो सच मैं बता रहा हूं, आपसे करंट अफेयर के सवाल तो नहीं छूट सकते, चाहे वो यूपीएससी का पेपर दे रहे हो, बीपीएससी का पेपर दे रहे हो, यूपीपीएससी दे रहे हो, कोई दे रहे हो, वो नहीं छोड़ सकते। तो स्विफ्ट के बारे में आपको फिर से मुझे बताना है। 2-3 होमवर्क हुआ, एक बार पहले दिया, न्यू डेवलपमेंट के बारे में दिया, फिर स्विफ्ट के बारे में दिया। अगली बात, ब्रिक्स में ये जो 15वीं मीटिंग थी ब्रिक्स की, 15वीं मीटिंग, ब्रिक्स की 15वीं मीटिंग में कुछ नए सदस्यों को इनवाइट किया गया है। नए मेंबर्स को इनवाइट किया गया है। अब वो नए मेंबर्स कौन कौन है ये देखो। 15वीं मीटिंग में नए मेंबर ब्रिक्स में कौन कौन आ रहे हैं, तो ध्यान से देखो। पहला देखो, अर्जेंटीना आ रहा है जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से है। इजिप्ट और यूथोपिया आ रहे हैं जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से हैं, ये भी आपसे पूछा सकता है। ईरान, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात इसमें शामिल हो रहे हैं जो एशिया से हैं। तो आपसे ऐसे पूछा सकता है। एक साउथ अमेरिका से, तो ब्राजील भी साउथ अमेरिका का ही कंट्री है। रूस, जाहिर सी बात, रूस, इंडिया, चाइना, ठीक है, रूस, इंडिया, चाइना, ये तो एशिया के ही कंट्री हैं। आप कह सकते हो भाई रूस तो यूरोप में भी आता है, ये अफ्रीका के कंट्री है, साउथ अफ्रीका। तो अफ्रीका से 2, साउथ अमेरिका से 1, एशिया से 3 कंट्रियों को इनवाइट किया गया है कि आप ब्रिक्स में शामिल हो, तो ब्रिक्स का दायरा बड़ा हो जाएगा। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 15वीं मीटिंग जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका, उसमें इतने मेंबर को 3 और 3 6 मेंबरों को इनवाइट किया गया है ब्रिक्स में शामिल होने के लिए। चलिए अगली खबर की ओर आते हैं। अगला खबर है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। अब ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या होता है? बीच, पुलीन, समुद्र के किनारों को इन संस्थाओं के द्वारा, कौन कौन सी संस्था है? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन और डेनमार्क का एक एनजीओ, इन संस्थाओं के द्वारा, ये जो संस्थाएं मैं लिखा हूं, इन संस्थाओं के द्वारा कुल मिला जुला के 33 क्राइटेरिया, कितने? 33 क्राइटेरिया पर और 4 मेजर नॉर्म्स पे समुद्र के किनारों को
इन 4 मेजर्स नॉर्म से समुद्र के किनारों को या पुलिन को, बीच को, समुद्र के किनारों को सर्टिफिकेट दिया जाता है। मतलब क्लीननेस के लिए, स्वच्छता वहां सबसे अधिक होती है, तमाम चीजें। और ये 4 चीजें हैं क्या? इन्वायरमेंट, एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन, उस बीच पर है ना। बाथिंग वाटर क्वालिटी, मतलब वहां जो लोग नहा रहे हैं उनकी वाटर क्वालिटी कैसी है। इन्वायरमेंट मैनेजमेंट वहां का कैसा है। कंजर्वेशन, सेफ्टी सर्विस, वहां का बीच का सुरक्षा, सेफ्टी सर्विस क्या है। इन 4 मेजर नॉर्म्स पे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जाता है। और ऐसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट इस समय भारत में 10 हैं। मतलब 10 बीचेज को, भारत के 10 बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से इंडिकेट किया गया है या सर्टिफाइड किया गया है। और ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट वाले बीच भारत में ये 10 हैं। कहाँ कहाँ देखो, शिवराजपुर, ये द्वारका, ये रन ऑफ कच्छ के पास है गुजरात में। घोगला, दमन दीव देखो दूसरा यहाँ है। फिर कसरकोटा, कर्नाटका यहाँ है। फिर उसके बाद पादीपुत्री बीच, कर्नाटका, यही है देखो बेटा यहाँ। फिर से कप्पड़ बीच, केरला, ठीक है। रूसीकोंडा, आंध्र प्रदेश, यहाँ रूसीकोंडा आंध्र प्रदेश है, ठीक है। गोल्डन बीच, ये गोल्डन बीच उड़ीसा में है, ठीक है। राधानगर बीच, ये अंडमान निकोबार में है। कोवलम बीच, राधानगर अंडमान निकोबार। कोवलम बीच ये तमिलनाडु में है, यहाँ देखो कोवलम बीच तमिलनाडु, ठीक है। ईडन बीच ये पुदुचेरी में है। तो ये 10 बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड किया गया है, ठीक। अब आज के लिए लगभग इतना ही होगा। और मैं जैसा कि आपसे बोला हूं कि इस क्लास का पीडीएफ आपको इस नंबर पे मिल जाएगा। इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा। कल वाला भी पीडीएफ आपको, जितने लोग मैसेज करेंगे मैं कल वाला भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मेरी जितनी मदद हो पाएगी उतना मैं करता रहूँगा। और थोड़ा सा और लोगों की तरह उतनी क्वालिटी अगर जो मैं ना दे पाऊँ, लेकिन कंटेंट की क्वालिटी आपकी रहेगी। पिक्चर वगैरह की क्वालिटी मैं भले ना दे पाऊँ, लेकिन कंटेंट मैं अच्छा ढूंढ के आपको प्रोवाइड कराऊंगा। कोशिश करूंगा कि वीडियो हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, या जब भी मुझे टाइम मिले डेली आप तक पहुंचाता रहूं। तो ऐसा मेरी कोशिश रहेगी, जिसमें आप लोगों का सहयोग रहा तो मैं कामयाब भी रहूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए।